एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है जैसे जैसे सदियां बीतती गई दुनिया के दरवाजे खुलते गए। कभी ऐसा समय आया कि बर्फ ने पूरी दुनिया को जमा दिया और कभी ऐसी तबाही आई कि धरती थरथर कांपने लगी। तब लोगों की प्रार्थना गॉड्स तक पहुंची और उन्होंने निर्णय लिया कि उनके विल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा और दुनिया की इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। पर अगर वो जो गॉड्स की विल को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है वो ऐसा ना कर पाया तो ये पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। हम देखते हैं कुर्दोस को जो सोच रहा है। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके आधार पर हम ये कह नहीं सकते कि हम इस कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। हाउएवर, अब चीजें अलग हैं क्योंकि वो दूसरा गेट ओपन हो चुका है जिसकी शक्तियों को कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। अब हमें किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। क्रोनोस कहता है, मैं इस पूरी दुनिया को इस बात का एहसास करवाऊंगा कि वो कारण जिसकी वजह से क्रोनोस अभी तक इस पूरे कॉन्टिनेंट पर अपनी हुकूमत नहीं जमा पाया वो कमजोरी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। हमें पता चलता है कि रास्कल के आउटपोस्ट में जो 10,000 सैनिक भेजे गए थे क्रोनोस द्वारा वो सभी के सभी मारे गए। और जब ये हुआ तब दिमित्री को हल्की सी भी कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़ा और इसका बदला लेने के लिए कुर्दोस ने गुस्से में एक समन को डिक्लेयर किया। इसी की वजह से रेडफोर्ड के अलावा बाकी के 3 किंगडम्स ने थर्ड मीटिंग को बुलाया किंगडम अलायंस के लिए। हम देखते हैं एक बंदे को जो कहता है, किंग फ्रैंक, आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो? फ्रैंक कहता है, जैसा मैंने कहा, हमें क्रोनोस एम्पायर को छोड़कर दिमित्री के साथ आ जाना चाहिए। अगर उनके पास 1% भी जीतने का चांस है, मुझे माफ करना, पर अब दिमित्री के साथ मुझे बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। ये बोलने के साथ ही फ्रैंक वहां से चला जाता है। जब मीटिंग खत्म होती है तो ओडेलिया कम्युनिकेशन मैजिक इक्विपमेंट के पास होता है, जहां वो सोचता है वो पल जिस पल में दिमित्री अलायंस हार जाएगी उसी पल क्रोनोस एम्पायर अपनी पूरी ताकत के साथ इस कॉन्टिनेंट पर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगी। और जब ये हो उससे पहले ही मुझे उनके पास जाना होगा। और डेलिया एक बंदे से कांटेक्ट करता है जो कहता है, तुम जो सोच रहे हो वो काफी गलत है क्योंकि हमारे एम्परर लास्कल में जो हुआ उसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है। इवन अगर किंगडम अलायंस दिमित्रिस को पूरी तरह से सपोर्ट करती फिर भी पूरे के पूरे एम्पायर में समन भेज दिया गया है। जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद वो इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद सब कुछ खत्म कर देंगे। पर हाँ, ऐसा कुछ तो है जो कि ऑडेलिया अभी भी कर सकता है। हम देखते हैं फर्स्ट डिफेंस आउटपोस्ट कमांडर बैरन वॉर्स को जो कहता है, यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके सामने इस वक्त होता है क्रोनोस एम्पायर का कमांडर काउंट वानफोर्ड, वो इंसान जिसे क्रोनोस मिलिट्री का सिंबल माना जाता है, जो कि इस वक्त अपने 300 सैनिकों के साथ फर्स्ट डिफेंस आउटपोस्ट पर आ चुका है। वानफोर्ड कहता है, क्या हम ही पहले आए? वैसे यहां की है कुछ दिनों बाद फर्स्ट डिफेंस आउटपोस्ट। परिस्थिति कैसी है? वो रस कहता है, दिमित्रीस ने कायरो के साथ हाथ मिला लिया और इस वक्त वो अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हैं। वेस्टर्न बैटल फ्रंट में हमने अभी तक उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं लगाया और ना ही हमें उनके इंटेंस के बारे में डिफेंसिव सीज की तैयारी कर रहे हैं। रेडफोर्ड, हेक्टर और फ्रैंक ने हमसे ज्यादा कुछ पता है, पर देखकर लगता है कि वो दिमित्रीस के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ गद्दारी की और विद्रोह कर दिया, जहां अब वो ओडेलिया और अम्बो उनके इरादे हैं कि वो हमारे साथ आए। वानफोर्ड कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इतने सारे कंट्रीज ने क्रोनोस, सच में ये दुनिया काफी बदल चुकी है। खैर है, दुनिया बदल भी गई तो क्या कर सकते हैं। अब वो क्षण आ चुका है जिसमें हम इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए हमें एक ऐसी जीत हासिल करनी होगी जिसकी कोई कल्पना न कर सके। वानफोर्ड अपने सैनिकों से कहता है, आज से पूरे 10 दिन बाद हम दिमित्रीस और कायरों पर अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे और उन्हें दिखा देंगे कि क्रोनोस की ताकत क्या है। थोड़े समय बाद वानफोर्ड और वॉरस जब आगे जा रहे होते हैं तो वॉरस बताता है, सुबह से ही हमारे सैनिक काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कई सैनिक खून की उल्टियां कर रहे हैं और कई एक ही जगह पड़े पड़े बेहोश हो जा रहे हैं। इस कारण की वजह से अब तक लगभग हमारे 10,000 सैनिक काफी बुरी अवस्था में और साथ में ही ऐसे 300 सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी। वानफोर्ड सोचता है, लगता है रोमन दिमित्री ने कोई बहुत ही खतरनाक वेनम का इस्तेमाल किया है और कहता है, हमारी पीने की हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करो और ये पता करो कि आखिरकार ये पॉइजन हमारे सोल्जर्स के शरीर में आ कहां से रहा है, जिसके लिए रिक्वेस्ट करो बहमोद मैजिक टावर से। रिक्वेस्ट के थोड़े समय बाद जब बहमोद मैजिक टावर से मैजिक टावर मास्टर आता है तो वानफोर्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है इनका इलाज हो सकता है? वोस कहता है, इस वक्त हमारे 8 डिफेंस आउटपोस्ट में से सभी के सभी इंक्लूडिंग हम इस पॉइजन की चपेट में आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बहुत बड़ी बड़ी कैजुअलिटी का सामना करना होगा। टावर मास्टर वोस को चुप करवाता है, जिसे देखकर वानफोर्ड सोचता है, ये अभी भी उतना ही ज्यादा एरोगेंट है। टावर मास्टर अपने साथ लाए हुए लोगों से कहता है,
हम इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमें ये पता करना होगा पहले कि आखिरकार ये पॉइजन आया कहाँ से। इसके बाद बहमत टावर के सभी मेस और उनके टावर मास्टर्स, जो कि पूरे के पूरे 32 थे, उन सभी ने इस पॉइजन का पता करना शुरू किया। जब टावर मास्टर थोड़ी देर तक एनालाइज करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक नया पॉइजन था जो कि इस दुनिया में मौजूद लोगों के पास जितना भी पॉइजन का ज्ञान है उसका विरोध करता है। टावर मास्टर को थोड़ा डाउट होता है और वो अपने मेजस को दूर हटाते हुए एक सोल्जर्स के पास जाता है, और जब वो उस सोल्जर्स को भी एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसे कि डेवलप करने में ही 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। वॉनफोर्ड पूछता है, आखिर यहां पर हो क्या रहा है, मुझे समझाओगे? टावर मास्टर कहता है, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे किसी चीज की पुष्टि करनी है। टावर मास्टर सोचता है, अभी तक इन सारे के सारे आउटपोस्ट में 32 प्रकार के पॉइजन्स की खोज की गई, और दिक्कत की बात यह है कि ये जो 32 प्रकार के पॉइजन्स हैं वो सभी नए पॉइजन्स हैं जिनके बारे में सैलमेंडर कॉन्टिनेंट में आज तक किसी ने सुना भी नहीं। ये सारी बातें टावर मास्टर वॉनफोर्ड को बताता है और कहता है, जब तक जंग होगी हम उससे पहले इन सभी पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना नामुमकिन है। वॉनफोर्ड सोचता है, इन पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना इम्पॉसिबल है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस पर यकीन नहीं होता कि बेहमोद मैजिक टावर, जिसने कभी हार नहीं मानी, वो अपनी हार स्वीकार रहा है, वो भी इन पॉइजन्स के खिलाफ। इसका मतलब सिंपल है कि हम कुछ भी कर ले, हम इसका समाधान नहीं कर सकते। वॉनफोर्ड कहता है, जितने भी सोल्जर्स को पॉइजन दिया गया है उन सभी को एक जगह पे आइसोलेट करो और एक एक को जलाकर मार डालो, और ये काम इतना सीक्रेट तरीके से करना कि हमारे सैनिकों को इसके बारे में पता ना चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगे। और साथ में ही कांटेक्ट करो दिमित्री को, वो भी अभी के अभी, क्योंकि उन्होंने कॉन्टिनेंट के लोगों को तोड़ा है तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इस पॉइजन का इस्तेमाल उन्होंने ही किया। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एडवाइजर्स लीडर यानी कि नोएल को, जो कहता है क्रोनोस की तरफ से एक ओपन कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट आई। वहीं मौजूद होता है मार्क्स वंडरबर्ग यानी कि वेस्टर्न फ्रंट लाइन का कमांडर, जो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि अब इस मामले में वो लोग कॉन्टिनेंटल लॉ को ला रहे हैं, जबकि अब तक वही लोग इस लॉ को इग्नोर कर रहे थे और जो मना है वो कर रहे थे। नोएल कहता है, क्रोनोस एम्पायर ऐसा वहां पर मौजूद होती है। फ्लोरा लॉरेंस जो कहती है, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा जल्दी क्रॉस एम्पायर ने रिएक्ट किया, और अगर हमें और भी टाइम चाहिए तो हमें उनके ओपन कम्युनिकेशन वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वंडर्ब कहता है, ठीक है, अगर हम उनसे बातचीत करने वाले तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ दिनों बाद कायरो के बॉर्डर पर वॉनफोर्ड पहुंच चुका था, जिससे बात करने के लिए काउंट फेबियस सामने आता है। फेबियस कहता है, स्वागत है। वॉनफोर्ड कहता है, इन छोटी मोटी बातों को छोड़ो और सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। कॉन्टिनेंटल लॉज के हिसाब से किसी भी खून खराबे या में पॉइजन का इस्तेमाल करना सख्त मना है, तो आखिरकार दिम ने पॉइजन का इस्तेमाल क्यों किया? फेबियस कहता है, क्या कहा तुमने? कॉन्टिनेंटल लॉ। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। वेल, सच बताऊं तो उस लॉ की बस वो एक गाइडलाइन है, अब उसे पालन करना या ना करना हमारी मर्जी है ना। और वैसे भी वो लोग जिन्होंने बिना किसी वार्निंग या अनाउंसमेंट के ही बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ पॉइजन को इस्तेमाल करना गलत है। फोर्ड कहता है, काउंट फेबियस, अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो और अपने शब्दों पर ध्यान दो। क्या दिम ये भूल चुके हैं कि आखिरकार पॉइजन का इस्तेमाल करना सैलमेंडर कॉन्टिनेंट में क्यों मना है? ऐसा इसलिए क्योंकि अतीत में एक बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी। बहुत समय पहले जब क्रोनोस तक को एम्पायर नहीं माना जाता था, तब बहुत सारी अलग अलग किंगडम्स थी। उस वक्त लोग पॉइजन्स का इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। वो इस्तेमाल करते थे पॉइजन का ताकि वो अपने विरोधी की टेरिटरी को अपना बना सके, जिसकी वजह से तीनों कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और उन्हें अपनी 30% पॉपुलेशन से भी हाथ धोना पड़ा। फेबियस कहता है, हाँ, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। वैसे तो माफ करना, पर सच बताऊं तो अब वो तीनों की तीनों कंट्रीज क्रोनोस एम्पायर द्वारा अब्जॉर्ब कर ली गई, तो इसकी वजह से तो क्रोनोस एम्पायर का ही ज्यादा फायदा है। मुझे बाकी सब कंट्रीज के बारे में नहीं पता, पर हाँ, मुझे ये नहीं लगता कि क्रोनोस एम्पायर के पास इसका कोई अधिकार है कि वो हमें क्रिटिसाइज करें पॉइजन का इस्तेमाल करने के लिए, जबकि खुद क्रोनोस एम्पायर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है। और वैसे भी अगर क्रोनोस एम्पायर को पॉइजन का इस्तेमाल करना गलत लगता है, तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना तो एक तरह से पूरी इंसानियत को ही खतरे में डालने के बराबर है। क्या इस पे तुम सहमत नहीं है?
फर्ड कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि क्रोनोस एम्पायर ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया? फेबियस कहता है तो तुम अब सबूत खेलना चाहते हो, जबकि तुमने और तुम्हारे क्रोधस एम्पायर दिमित्रिस के इलाके में शैडोज को मोबिलाइज किया और रोमन दिमित्री को ब्लैक मेजिस की सहायता लेकर खत्म करने की कोशिश की, और अब तुम सबूत मांगते हो। फोर्ड कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, फेबियस कहता है, और साथ में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो हम हैं जो क्रोनोस एम्पायर को बहुत ही दिन पहले खत्म होते हुए देखना चाहते थे, तो बता दूं, अगर हम ऐसा चाहते तो हमने पूरे क्रोनोस कैपिटल में उस पॉइजन को डिस्ट्रीब्यूट किया होता जिसमें तुम्हारी जनता भी मारी जाती। असल में तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने खुद को रोके रखा और उस पॉइजन का इस्तेमाल सिर्फ तुम्हारे सैनिकों तक ही किया। इस वक्त तुम ऐसी परिस्थिति में नहीं हो कि तुम हमारे खिलाफ किसी लोगों को ला सको, इसी वजह से ये बेतुकी बातें करना बंद करो। ये सुनकर फोर्ड काफी देर तक शांत रह जाता है और थोड़े समय बाद कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने बैटलफील्ड को छोड़ क्यों दिया था? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता चल गया था कि क्रोनोस एम्पायर कैसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करता है, पर बैटलफील्ड को छोड़ने के बावजूद भी क्रोनोस एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर सकता है। सच बताऊं तो रोमन दिमित्री काफी लाजवाब व्यक्ति, मैं खुद सोचता हूं कि उसने अब तक जो कुछ भी किया है वो लाजवाब है, पर अब बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि क्रोनोस एम्पायर की स्ट्रैटेजीज के सामने उसकी सारी अचीवमेंट्स का कोई अर्थ नहीं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब अपनी जुबान पर अड़े रहोगे। अब मैं सच में दोबारा महसूस कर सकता हूं कि जिंदगी क्या होती। मुझे इंतजार रहेगा जब मेरा सामना तुम सभी से होगा। ये बोलने के साथ ही फोर्ड वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केविन को, जो कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा होता है। केविन सोचता है आखिर क्यों मैं इससे लड़ाई कर भी क्यों रहा हूं, मैं अभी तक इतने सारे लोगों से लड़ाई ही किया। तभी वहां पर रोमन आता है जो कहता है क्या तुम अब ऐसे ही हार मान लोगे? मैंने तुम्हें जो पहले बताया था कहीं तुम उसे भूल तो नहीं गए? केविन कहता है नहीं, खुद के लिए जियो, यही कहा था आपने। अगले ही सेकंड केविन की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, पर अब केविन होश में आ चुका है। केविन बोलता है कितना समय बीत चुका है, अभी तक जो कुछ भी हुआ प्लीज मुझे इन सब के बारे में बताओ। अब तक जो कुछ भी हुआ था वहां सभी बातें केविन को बताता है, जो सुनते ही केविन दौड़कर वहां से भागता है और कहता है मुझे अभी के अभी तुरंत वेस्ट एंडन फ्रंट लाइन में पहुंचना होगा। बट जैसे ही वो गेट ओपन करता है उसके सामने फर्नांडो होता है। फर्नांडो गेट की रखवाली कर रहा था। वो कहता है अपने बेड पर वापस जाओ और आराम करो। मुझे पता है तुम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो, पर अगर तुम इस वक्त बैटलफील्ड में चले भी गए तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए पहले अपनी रिकवरी पर फोकस करो और सारे एफर्ट्स उसी में लगाओ। केविन कहता है माफ करना, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमारे लॉर्ड मेरे जीने का कारण है। ये बोलने के साथ ही केविन फर्नांडो को चकमा देकर वहां से जाते हुए कहता है अगर वो बैटलफील्ड में है तो मुझे भी वहीं पर होना चाहिए। फर्नांडो चाहता तो वो ताकत के बल पर केविन को इस वक्त रोक सकता था, पर क्योंकि केविन पहले से ही काफी इंजर्ड था, इसी वजह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता है और कहता है आखिरकार अब मैं इसे कैसे रोकूं। हम देखते हैं वेस्टर्न फ्रंटलाइन का सीन, जहां पर एक सोल्जर सभी को बताता है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वंडरबर्ग कहता है मुझे लगा था कि पॉइजनस की वजह से हमें थोड़ा टाइम मिले, पर उन्होंने उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने की बजाय हम पर हमला करना चुना। हमारा अपोनेंट डक वॉर्मफोर्ड है, और ऐसा कोई भी हो जो पहले जंग लड़ चुका है वो ये बात अच्छे से जानता है कि दुश्मन कभी भी इतना समय मत दो कि वो तैयार हो जाए। तभी उन्हें बैटलफील्ड में एक बुढ़ा इंसान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहते हैं वो बुढ़ा, आखिर वो कौन है? क्या ये कोई मैसेंजर है? पर कहता है नहीं, ये कोई मैसेंजर तो नहीं, इसके हाथ में एक व्हाइट फ्लैग है, जिसका मतलब कि ये लड़ना तो नहीं चाहता। क्या ये कोई मेज है? खैर बैलिस्ता को तैयार करो, अगर ये कोई डार्क मेज है तो बलिस्ता का इस्तेमाल करते हुए हम इसका सामना कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ वो बुढ़ा आदमी कुछ इंचेंटमेंट करने लगता है, वहीं दूसरी तरफ बलिस्ता तैयार था और नॉयल के ऑर्डर पे उसे फायर कर दिया जाता है। बट वो बुढ़ा आदमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं, और तब हम देखते हैं कि उनका वो अटैक किसी काम का नहीं था। 5 स्टार 6th सर्कल के बराबर है, और 6th सर्कल के बराबर होते हैं, और कॉन्टिनेंट के जितने भी स्वर्ड्स हैं यानी कि 12 स्वर्ड्स वो 6th स्टार्स के हैं, जबकि वहीं पर एक मैजिक टावर मास्टर 7th सर्कल का होता है, और 7th सर्कल से आगे जाना आज तक लगभग नामुमकिन ही रहा है, और जो इंसान 8th सर्कल तक पहुंच जाए उसकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है।
हमें पता चलता है कि वो बुढ़ा आदमी सफ़ेद बालों वाला एक मेज सफ़र है जो कि 8 सर्कल मैजिक का इस्तेमाल करता है। सफ़र कहता है फ्यूरी ऑफ द हेवन। अगले ही सेकंड साइफर की तरफ से एक हमला होता है जिसे कि फिनिक्स मैजिक टावर द्वारा बनाए गए मेज डिफेंस स्पेस कुछ देरी तक रोक रहे थे। बर्ग सोचता है भले ही मुझे मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मुझे लगता है कि डिफेंस शील्ड ज्यादा देर तक इस हमले को रोक नहीं पाएगी, और कहता है मैजिक डिफेंस इंचेंटमेंट के आउटपुट को पूरी तरह से मैक्स कर दो। कुछ भी हो जाए हम उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दे सकते। जब मेज आउटपुट को इंक्रीज कर रहे थे तो उनकी हालत भी खराब होने लगती है, और जब बर्ग ये देखता है तो सोचता है उस सफेद बाल वाले मेज ने जिस मैजिक का इस्तेमाल किया वो 7 सर्कल से ही आगे का है। देखा जाए तो क्रोनोस एम्पायर ऐसे ही सबसे ताकतवर एम्पायर, और अभी भी उसने अपनी ताकत छुपा कर रखी। आखिरकार वो अभी कितनी ताकत छुपा कर रख रहे हैं। इधर साइफर के हमले की वजह से कैसल वॉल टूट जाती है और क्रोनोस की सेना हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। बर्ग भी अपने सैनिकों से कहता है दुश्मन आ रहे हैं, रोको उन्हें। इधर फोर्ड कहता है सारी सेना हमला करो। अगले ही सेकंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया जाता है और वहां पर एक होता है बहुत बड़ा ब्लास्ट। तभी हम धुंध में देखते हैं काउंट निकोलस को, जो कहता है जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं तब तक कोई भी इससे आगे नहीं बढ़ सकता। काउंट निकोलस, जिसे एक समय पर कायरो का सबसे ताकतवर स्वर्ड्समैन माना जाता था, वो कहता है दिमित्री और कायरो के सोल्जर्स हार मत मानना। वेस्टर्न फ्रंटलाइन आज नहीं हारने वाला। निकोलस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कुछ सोल्जर्स को मार डालता है। तभी दूसरी तरफ से कुछ सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं। निकोलस थोड़ा हैरान होता है और उसे पता चलता है कि ये क्रोनोस के नाइट्स हैं जो कि ओरा का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही उन नाइट्स का हमला निकोलस पर होने वाला था, वहां पर एक आवाज आती है नीचे बैठ जाओ, और तभी हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में क्रिस भी आ जाता है। कायरों का फ्लैश। क्रिस जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो अपने एक हमले में ही उन तीनों ओरा नाइट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। क्रिस कहता है क्या आप ठीक है काउंट निकोलस? निकोलस कहता है चलो साथ में लड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लोरा लॉरेंस सोच रही थी सर, रोमन के प्लान के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 3 दिन तक इन्हें उलझा के रखना मुझे लगा था ये मुमकिन होगा, पर पहले ही दिन हमारी कैसल वॉल टूट गई जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी, और अगर ऐसे ही चलता रहा। फ्लोरा कहती है कमांडर अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं। ऑर्डर दीजिए प्लान बी को इस्तेमाल करने। बर्ग कहता है डैम इट, मुझे लगा नहीं था कि यह भी करना होगा। ठीक है, हम इस कैसल को छोड़ देंगे और पीछे हट जाएंगे। सभी सोल्जर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, पीछे हटने का समय आ चुका है। इन सब का प्लान भी था कि अगर दुश्मन हमला करते हैं तो कैसल को छोड़कर पीछे हट जाए, और जब दुश्मन इस कैसल को जीतकर उसके अंदर आ जाए तो सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट करके अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया जाए। क्रिस को भी ये बात पता चलती और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी प्लान बी को भी एक्टिवेट करना पड़ा। क्रिस कहता है काउंट निकोलस मुझे अपने सोल्जर्स की मदद करनी है वापस हटने में। तभी वहां पर एक बंदा कहता है हे तुम वही हो ना जिसे सभी लोग क्रिस कहते हैं। आखिरकार ये रोमन दिमित्री है कि वो सिर्फ 6 स्टार का ही नहीं है बल्कि उसने दिमित्री जैसी घटिया जगह पर भी तुम्हारे जैसे एक सोर्समैन को ट्रेन किया। ये सच में काफी लाजवाब है। खैर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से तुम्हारे मांस को अलग कर इंटेरोगेट करूंगा कि आखिरकार उसने ये किया कैसे। ये सुनते ही निकोलस और क्रिस काफी हैरान रह जाते हैं। तभी हम वहां पर देखते हैं क्रोनोस में 2nd रैंक और पूरे कॉन्टिनेंट में 3rd रैंक वाले डेमन हैबल को क्रिस सोचता है अगर हनीबल यहां पर है तो इसका मतलब क्रोनोस के 2nd नाइट्स भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर मैं इसका सामना करता हूं तो ये एक तरह से मेरी ही कब्र खोदना हो। माय लॉर्ड मुझे माफ करना, पर लगता है मेरा वो सपना जिसमें मैं आपसे आगे निकलना चाहता था वो कभी भी सच नहीं होगा। ये बोलने के साथ ही क्रिस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी निकोलस उसके सामने आता है और कहता है इसे तुम मेरे हवाले छोड़ दो। आगे की लड़ाइयों में जीत दिलाने के लिए सर रोमन को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मैं हनीबे को हराऊंगा और फिर आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। क्रिस पहले थोड़ा इंसिस्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे पता था कि निकोलस उसकी नहीं सुनने वाला, इसीलिए वो कहता है आपने जो मदद आज मेरी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलने के साथ ही क्रिस वहां से चला जाता है। वहीं निकोलस हाथों में छोड़ता हूं। इधर हैनिबल कहता है हे बुड्ढे, तुम उससे डर कर नहीं भागने वाले क्या? निकोलस हैबल पर हमला करता है।
वह हैनिबल भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, पर उनके अटैक्स एक दूसरे से टकराने की वजह से वहां की जमीन तक फटने लगती। निकोलस कहता है, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसे एक टॉप रैंकर से लड़ना चाहता था। एनिवेल पूछता है, कायरो में तुम्हारी रैंकिंग क्या है? वैसे निकोलस कहता है, मैं हूं रिचर्ड निकोलस, कायरो में सबसे ताकतवर। एनिबल कहता है, सबसे ताकतवर कुछ भी, तुम बस एक चूजे हो जो कि अभी अपनी असली जगह नहीं जानता। यह बोलने के साथ ही एनिबल निकोलस के सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है, क्योंकि निकोलस बिना रूखे हमले किए जा रहा था और सोचता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेन किया ताकि मैं 6 स्टार को अचीव कर सकूं, और जब रोमन से मेरी लड़ाई हुई तब मैं उस 6 स्टार के करीब पहुंचा। मैं उस रियल में पहुंच रहा था जिसकी मैंने कल्पना की थी, इसीलिए अब शायद वो समय आ चुका है। निकोलस कहता है, सीक्रेट आर्ट डेमोलस इस हमले में इतनी ताकत थी कि निकोलस सिर्फ इस हमले से ही कई सारे रैंकर्स को खत्म कर सकता था, पर हैनिबल के सामने उसका यह हमला भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि हैनिबल निकोलस के इस हमले को ब्लॉक करने के बाद कहता है, क्या कायरो में जो सबसे ताकतवर होते हैं वो इतने ही काबिल होते हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि काबिलियत होती क्या है। अगले सेकंड हैनिबल निकोलस पर कई सारे हमले करता है, जिसे निकोलस ब्लॉक नहीं कर पाता और जख्मी होकर वहीं गिर पड़ता है। हैनिबल कहता है, मैं तुम्हें कुछ तथ्यों के बारे में बताता हूं। पहला, भले ही पब्लिकली मेरी रैंकिंग नंबर 2 है, पर क्रोनोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे भी ताकतवर है, इसीलिए अगर तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते तो उनके सामने जीतने की तो तुम्हारी कोई उम्मीद ही नहीं। दूसरा तथ्य, तुम्हारा ये प्लान भी जिसमें तुम कैसल को उड़ा दोगे, हमने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया था। ये सुन के निकोलस काफी हैरान होता है। वनबल कहता है, फेयर वेयर कायरो के सबसे ताकतवर सोर्समैन सेम सीधर हम देखते हैं फ्लोरा को, जो कि एक मेज से कहती है, अभी ये करो। वो मेज बम को एक्टिवेट करता है और पूरे कैसल को उड़ा देता है, पर अगले सेकंड कैसल में जो एक्सप्लोजन हो रहा था उसे साइफर आइसोलेट कर देता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन रुक जाता है। साइफर उस एक्सप्लोजन को इस तरह नेग्लेक्ट कर देता है जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था। फोर्ट सफर के पास आता है और सोचता है कमजोरों की चॉइस हमेशा ऑब्वियस होती, और कहता है, सर साइफर आपने बहुत अच्छा काम किया। क्रोनोस एम्पायर के सभी सोल्जर्स हमारे दुश्मन दरकिनार कर दिए गए, तो आगे बढ़ो। और कायरों को उन्हीं के लोगों के खून से रंग दो। फोर्ट सोचता है, सब कुछ काफी अच्छा हो रहा है, हम सिर्फ जीतते जा रहे हैं, पर इसकी वजह से मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। आखिरकार हमारे दुश्मन इस हद तक मजबूर क्यों हो रहे हैं कि वो कैसल को छोड़कर अपने ही कैसल को ब्लास्ट कर दें, सिर्फ थोड़ा समय बचाने के लिए, जबकि वेस्टर्न फ्रंट लाइन तो पहले ही खत्म हो चुकी और अभी भी रोमन दिमित्री कहीं नहीं दिख रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग रोमन को थोड़ा समय दे रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईस्टर्न क्रोनोस गोल्डस का सीन, जहां रोमन नेल्सन के साथ पहुंच चुका था। नेल्सन कहता है, यहां की सिक्योरिटी काफी टाइट है। रोमन कहता है, फिक्र मत करो, रास्ते को मैं सिक्योर कर दूंगा। अगले सेकंड रोमन वहां से कूदता है और कैसल वॉल पर चढ़ जाता है। इधर नेल्सन एक रोप का इस्तेमाल करते हुए कैसल वॉल पर चढ़ता है, जहां उसे 2 सोल्जर दिखते हैं, जिन्हें देखकर नेल्सन सोचता है, क्या ये सोल्जर्स खड़े रहते हुए ही मर चुके हैं? वहीं रोमन कहता है, इन पर ध्यान मत दो, इनकी जान मैंने इनके शरीर से निकाल ली, तुम बस मेरे पीछे आओ। रोमन और नेल्सन आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में रोमन द्वारा बिछाई गई सोल्जर्स की लाशें थी। थोड़ा आगे जाने के बाद रोमन कहता है, देखो वहां पर है, अब तुम्हारी बारी है नेल्सन। नेल्सन कहता है, प्लीज इसे मुझ पर छोड़ दे, हम वहां पर देखते हैं कोटस क्रोनोस वॉरगिट को, जिसके सामने जैसे ही नेल्सन पहुंचता है सायरन बच पड़ता है और अमर कहता है, तुम जो कर रहे हो उसी पर फोकस करो, जितने सोल्जर्स हैं आने दो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, जहां पर कायरो एलाइड कमांड की मीटिंग हो रही थी। एक बंदा कहता है, तो आप कह रहे हैं कि हमें क्रोनोस वार गेट को सीज कर देना चाहिए, पर अगर हम इसमें कामयाब हो भी जाते हैं फिर भी हमारे और उनके बीच में स्टार्टिंग से ही पावर के पहुंच जाता है, इससे हमें क्या फायदा होगा? रोमन कहता है, मैं तुम्हारे कंसर्न्स को समझता हूं, पर मेरी विचारधारा अलग है। मेरी सोच ये है कि मैं क्रोनोस के सिर्फ खून बहाने तक ही नहीं रुकने वाला, मैं उनके मांस तक को नोच डालूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार डर क्या होता है। ये सुनते ही मीटिंग में बैठे कुछ लोग सहम जाते हैं। वो एक बंदा कहता है, ऐसा नहीं है कि हमें लॉर्ड रोमन पर भरोसा नहीं, बल्कि असली प्रॉब्लम तो ये है कि उन्हें वारप गेट की जरूरत है ही नहीं, तभी तो उन्होंने दिमित्री के इलाके में बिना किसी वारप गेट के हमला किया था।
और हमें उसे भी ध्यान में रखना होगा कि क्रोनोस कुछ अनजाने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए भी वार्प गेट का इस्तेमाल कर पा रहे। रोमन कहता है, मेरे ओपिनियन में वो एबिलिटी कोई एब्सोल्यूट नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें वार्प करने के लिए भी लिमिटेशंस लगाई गई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जब मैं उनके सैनिकों को मार रहा था तब वो वेस्टर्न फ्रंट में जरूर आते। उन्होंने उस वक्त चाहा होता तो कायरो और दिमित्री पर डायरेक्ट हमला किया होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तथ्य जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग वेस्टर्न फ्रंट में ही जंग लड़ना चाहते हैं, इससे ये साबित होता है कि उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। हम इस वक्त एक ऐसे एम्पायर के खिलाफ हैं जो इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि वो इस कॉन्टिनेंट पर राज करेगा, तो हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम उनके कोई कुत्ते नहीं जो वो जब चाहे तब इस कॉन्टिनेंट पर अपने शासन की घोषणा कर दे और हम कुछ करें भी। वो एक बंदा कहता है, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? रोमन कहता है, हाँ बोलो। वो बंदा यानी कि मार्क्स वैलेंटिनो कहता है, एक बार जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तब क्या आप वादा करते हैं एक नई स्वॉर्ड बनाएंगे? रोमन कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या कहा ये बात बीच में कहां से आई? वैलेंटिनो कहता है, नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम यानी कि मैं लॉर्ड दिमित्री के कलेक्शन का और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा। ये तो जैसे मुझ पर टॉर्चर करने के बराबर है, क्योंकि जब तक आप एक नई स्वॉर्ड को क्रिएट करते रहेंगे तब तक मैं आपको यानी कि दिमित्री को अपनी पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करता रहूंगा। सीन से पहले हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहां पर सोल्जर्स को पता चल चुका था कि रोमन दिमित्री ने उन पर हमला कर दिया है। इसी वजह से वो लोग रोमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर रोमन एक एक करके उन सभी को मारे जा रहा था। वहीं नेल्सन, जो कि एक वाफ गेट का इंजीनियर था, वो अपना काम कर रहा था। नेल्सन कहता है, हमारा काम हो गया। जैसे ही रोमन ये सुनता है वो सोचता है, मैंने जितनी उम्मीद की थी तो उससे जल्दी होगी। खैर, मुझे एक्सपेक्टेशन भी ऐसी ही थी। आखिरकार नेल्सन को वैलेंटीना ने जो रिकमेंड किया था, थोड़े समय बाद वहां पर सिर्फ खून के छींटे बचते हैं। रोमन कहता है, एक्टिवेट करो उसे। जैसे ही नेल्सन उस वार्प गेट को एक्टिवेट करता है, उस गेट का इस्तेमाल करते हुए दिमित्री का सोल्जर्स वहां पर आने लगते हैं। साथ में केविन पे आता है जो रोमन को ग्रीट करता है। रोमन कहता है, तुमने आखिरकार अपने इनर डीमन को ओवरकम कर ही दिया केविन कहता है, यह सब कुछ आप ही की वजह से मुमकिन हो पाया। रोमन कहता है, अब और अभी से क्रोनोस हमारा बेस है। हम क्रोनोस के ईस्टर्न रीजन को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, इसीलिए यहां पर जितने भी दुश्मन हैं, जाओ उन सबको मार डालो। वैलेंटिनो कायरों के सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि रोमन दिमित्री के ऑर्डर्स का पालन किया जाए, और सिर्फ आधे से कम दिन में ही कुर्दोस के ईस्टर्न स्ट्रैटेजी की स्ट्रॉन्ग होल्ड कोर्टस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। जिस बीच वैलेंटिनो को रोमन की दूसरी स्वॉर्ड यानी कि ब्लीच भी मिलती। ये बात फोर्ड को भी पता चलती है, जो सुनके वो काफी भड़कता है और सोचता है, दिमित्री, आखिरकार ये तुम्हारा प्लान था। बिना किसी वाटे के हम जा नहीं सकते और अब हम पूरी तरह से आइसोलेटेड है। फोर्ड कहता है, जल्दी से कमांड मीटिंग बुलाई जाए। जब मीटिंग बुलाई जाती है तो फोर्ड कहता है, अब से हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। हम पर कभी भी हमला हो सकता है। अगर हम कायरों की कैपिटल की तरफ ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारे 3 लाख सैनिकों का राशन वहां पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और अगर हम ये सोचें कि रीइंफोर्समेंट आने वाला है तो उसमें भी लगभग 1 महीने लग जाएंगे। तो हमें तब तक अपने दुश्मनों को रोक कर रखना होगा और उनके प्लान को नाकाम करना होगा। एक बंदा सजेशन देता है, कैसा रहेगा अगर हम इसी जगह को अपना बेस बना लें? ये जगह तो हमारे ही कब्जे में है। अच्छी बात तो ये है कि इस कैसल के सिर्फ वॉल्स ही डैमेज है और लॉर्ड सफर की वजह से एक्सप्लोजन भी रुक गया। एक्सप्लोजन रुकने की वजह से यहां पर जितना भी सप्लाई था, कायरों के फोर्स के जितने भी सप्लाई बचे हुए थे, वो सब के सब हमारे, और हमने इस बात की भी पुष्टि कर ली है कि उनमें कोई पॉइजन नहीं। फोर्ड इस बात के लिए सहमत हो जाता है और कहता है, अब जब तक बैकअप नहीं आ जाता तब तक हम यहीं पर रुके रहेंगे और अपने दुश्मन को खत्म करेंगे। फोर्ड सोचता है, रोमन दिमित्री, तुम जो कुछ भी प्लान कर रहे हो, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुर्दोज ईस्टर्न फॉरवर्ड बेस यानी कि टेस्लो का सीन, जहां के कमांडर बैरॉन जैकमैन को पता चलता है एक लेटर के थ्रू कि अगर दिमित्री की फोर्स वहां पर आए तो उन्हें रोक कर रखना, और ये लेटर डॉग वॉर्मफोर्ड ने लिखा था। जैकमैन कहता है, आखिरकार ये हमें यहीं पर रोकने के लिए क्यों बोल रहा है, जबकि इन्हें तो हमें समन करना चाहिए था। क्या उसे सच में लगता है कि
हम हार जाएंगे। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है। जैकमैन सोचता है, अब ये कौन है? क्या ये कोई मैसेंजर है? आखिर ये है कौन? एक सेकंड, इसके हाथ में कोई व्हाइट फ्लैग नहीं। हम देखते हैं कि उन सबके सामने रोमन दिमित्री खड़ा था। जैकमैन कहता है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ और कैसे भी करके रोमन दिमित्री को फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ने से रोको। जैकमैन सोचता है, अकेले ही इतना आगे तक आ गया, जबकि इसके पीछे इसकी सेना खड़ी है। इसके अंदर कोई डर नहीं। ये सच में बहुत घमंडी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने कॉर्टस को टेक ओवर कर लिया। इसे सच में लगता है कि ये क्रोनोस को हरा देगा। इसे तो मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। जैकमैन कहता है, हमला करो रोमन दिमित्री पर। अगले ही सेकंड ढेर सारे एरोस से रोमन पर हमला होता है। वह रोमन कहता है, आयरन हो जाए। इसके अगले सेकंड रोमन के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से सारे अटैक्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रोमन भी अपनी तरफ से हमला करता है और कहता है, क्योंकि अब यहां पर कोई भी वॉरअप गेट नहीं, तो तुम लोग भाग नहीं सकते, जिसकी वजह से मैं बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकूंगा। अगले सेकंड रोमन के पास से ढेर सारी ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगती हैं और बस